नमस्कार। आज की हमारी कहानी है चप्पल, जिसके रचयिता हैं कमलेश्वर जी। कहानी बहुत छोटी सी है। मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की 7वीं मंजिल पर जाना था। आईसीयू में गाड़ी पार्क करके चला तो मन बहुत दार्शनिक हो उठा था। कितना दुख और कष्ट है इस दुनिया में। लगातार एक लड़ाई मृत्यु से चल रही है और उस दुख और कष्ट को सहते हुए लोग सब एक से हैं। दर्द और यातना तो दर्द और यातना ही है, चाहे वो किसी को। इसमें इंसान और इंसान के बीच भेद नहीं किया जा सकता। दुनिया में हर माँ के दूध का रंग एक है, खून और आंसुओं का रंग भी एक है। दूध, खून और आंसुओं का रंग नहीं बदला जा सकता। शायद उसी तरह दुख, कष्ट और यातना के रंगों का भी बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस विराट मानवीय दर्शन से मुझे राहत मिली थी। मेरे भीतर से सदियाँ बोलने लगी थी। एक पुरानी सभ्यता का वारिस होने के नाते ये मानसिक सुविधा ज़रूर है कि तुम हर बात, घटना या दुर्घटना का कोई दार्शनिक उत्तर खोज सकते हो। समाधान चाहे न मिले, पर एक अमूर्त दार्शनिक उत्तर ज़रूर मिल जाता है। और फिर पुरानी सभ्यताओं की ये खूबी भी है कि उनकी परंपरा से चली आती संतानों को एक आत्मा नाम की अमूर्त शक्ति भी मिल गई है। और सदियों पुरानी सभ्यता मनुष्य के क्षुद्र विकारों का शमन करती रहती है। एक दार्शनिक दृष्टि से जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराती हुई सारी विषमताओं को समतल करती रहती है। मुझे अपने उस मित्र की बातें याद आई जिसने मुझे संध्या के संगीन ऑपरेशन के बारे में बतलाया था और उसे देख आने की सलाह दी थी। उसी ने मुझे आईसीयू में संध्या के केबिन का पता बताया था। 8वें फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं और 7वें पर संध्या का आईसीयू। मेजर ऑपरेशन में संध्या की बड़ी आंत काट कर निकाल दी गई थी और अगले 48 घंटे क्रिटिकल थे। रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता था। एक बेहद दर्द भरी चीख इमरजेंसी वार्ड से आ रही थी। वो दर्द भरी चीख तो दर्द भरी चीख ही थी। कोई घायल मरीज असहज तकलीफ से चीख रहा था। उस चीख से आत्मा दहल रही थी। दर्द की चीख और दर्द की चीख में क्या अंतर? दूध, खून और आंसुओं के रंगों की तरह चीख की तकलीफ भी तो एक सी थी। उसमें विषमता कहाँ थी? मेरा वो मित्र जिसने मुझे संध्या को देख आने की फ़र्ज अदायगी के लिए भेजा था, वो भी इलाहाबाद का ही था। वो भी उसी सदियों पुरानी सभ्यता का वारिस था। ठेठ इलाहाबादी मौज में वो भी दार्शनिक की तरह बोला था, अपना क्या है, रिटायर होने के बाद गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल लेंगे, 8-10 ताड़ के पेड़ लगा लेंगे, मछली मारने की एक बंसी, 2-4 मछलियाँ तो दोपहर तक हाथ आएंगी ही। रात भर जो ताड़ी टपकेगी उसे फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में और क्या, मॉडर्न साधु की तरह रहेंगे। मछलियाँ तलेंगे, खाएंगे और ताड़ी पिएंगे। और क्या चाहिए, पेंशन तो मिलती रहेगी। और माया मोह क्यों पालेंगे तो प्राण अटके रहेंगे। ताड़ी और मछली, बस आत्मा ताड़ी पीकर मछली खा के आराम से महाप्रस्थान को जाएगी। ना कोई दुख, ना कोई कष्ट। लेकिन तुम संध्या को ज़रूर देखा, वो क्रिटिकल है। मेरा मित्र अपने भविष्य के बारे में कितना निश्चिंत था, ये देखकर मुझे अच्छा लगा था। ये बात सोच कर मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था कि सिवा उस चीख के जो इमरजेंसी वार्ड से अब तक आ रही थी और मुझे सता रही थी। इसीलिए लिफ्ट के आने में जो देरी लग रही थी वो मुझे खल रही थी। आखिर लिफ्ट आई। 7 मैंने कहा और संध्या के बारे में सोचने लगा। 2-3 वार्ड बॉय तीसरी और चौथी मंजिल पर उतर गए। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इन्हीं लोगों में था वो 5 साल का बच्चा, अस्पताल की धारीदार बहुत बड़ी सी कमीज़ पहने हुए। शायद उसका बाप, वो ज़रूर उसका बाप ही होगा। उसे गोद में उठाए हुए था। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थीं, जो गोद में होने के कारण उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थी। अपने पैरों से गिरती हुई चप्पलों को धीरे से उलझाते हुए बच्चा बोला, बाबा चप्पल। उसके बाप ने चप्पलें उसके पैरों में ठीक कर दी। वार्ड बॉय व्हील चेयर बढ़ाते हुए बोला, आजा, इसमें बैठेगा? बच्चा हल्के से हंसा। वार्ड बॉय ने उसे कुर्सी में बैठा दिया। उसे बैठने में कुछ तकलीफ हुई, पर वो कुर्सी के हत्थे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ पटकता हुआ भी हंसता रहा।
दर्द का एहसास तो उसे भी था, पर दर्द के कारण का एहसास उसे बिल्कुल नहीं था। वो कुर्सी में ऐसे बैठा था जैसे सिंहासन पर बैठा हो। कुर्सी बड़ी थी और वो छोटा। वार्ड बॉय ने कुर्सी को पुश किया, वो लिफ्ट में आ गया। उसके साथ ही उसका बाप भी। उसका बाप उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। लिफ्ट 7 पर रुका, पर मैं नहीं निकला। 2-1 लोग निकल गए। लिफ्ट 8 पर रुका। यहीं ऑपरेशन थिएटर थे। दरवाज़ा खुला तो एक नर्स जिसके हाथ में सब पर्चे थे उसे देखते हुए बोली, आ गया तू? उस बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए नर्स से जैसे हाँ। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थी और उनमें बचपन की बड़ी मासूम दुधिया चमक थी। व्हील चेयर एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर गई। नर्स ने उसके कंधा हल्के से थपकाया, बाबा चप्पल। वो तभी बोला, मेरी चप्पल। उसकी एक चप्पल लिफ्ट के पास गिर गई थी। उसके बाप ने वो चप्पल भी उसे पहना दी। उसने दोनों पैरों की उंगलियों को सिकोड़ा और अपनी चप्पलें पैरों में कस ली। लिफ्ट बंद हुआ और नीचे उतर गया। वार्ड बॉय बच्चे की कुर्सी को पुश करता हुआ ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ गया। नर्स उसके साथ ही चली गई। उसका बाप धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चला गया। अरे तब मुझे याद आया, मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था। संध्या वहीं थी। मैं सीढ़ियों से 1 मंजिल नीचे उतर आया। संध्या के डॉक्टर पति ने मुझे पहचाना और आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। हाथ की पकड़ में मायूसी और लाचारी थी। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने कहा, मैं कल ही वापस आया। तभी पता चला ये अचानक से एकदम से ये कैसे हो गया ये? नहीं, अचानक नहीं। ब्लीडिंग तो पहले भी हुई थी, तब कंट्रोल कर ली गई थी। 15 दिनों बाद फिर से होने लगी। 4 घंटे ऑपरेशन में लगे। वो संध्या के बारे में भी कह रहे थे। संध्या भी डॉक्टर थी। हाँ, आप तो सब समझ रहे होंगे। संध्या को भी एक बात का अंदाज तो हो ही रहा होगा। मैंने कहा, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके का बिहेव कर रही है। संध्या के डॉक्टर पति ने कहा, बोल तो सकती नहीं, पल्स भी गर्दन के पास मिली। एक तरह से देखिए तो उसका सारा शरीर आराम कर रहा है, पर सब कुछ आर्टिफिशियल मदद से ही चल रहा है। संध्या के डॉक्टर पति ज़्यादातर बातें मुझे मेडिकल टर्म्स में समझा रहे थे और मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। और मैं बीच बीच में उधर उधर की बातें भी कर रहा था। तो संध्या का भाई भी आज सुबह पहुँच ही गया। किसी तरह से वो जापान होते हुए वो टिकट मिल गया। उन्होंने बताया मुझे। ये बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, आप देखना चाहेंगे? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आइए, देख तो सकते हैं। भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो सब डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, पर नहीं, वो भी ठीक है। वो बोल भी नहीं सकती। वैसे आज कॉन्शियस है। कुछ कहना होता है तो लिख के बता देती है, उन्होंने कहा और एक केबिन के सामने पहुंचकर इशारा किया। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा। वो पहचान में ही नहीं आई। 2 डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड भी कर रहे थे और फिर इतनी नलियां और मशीनें थी कि उनके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल भी था। संध्या होश में थी, डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर उसका एक हाथ सहलाते हुए उसे कुछ बता रहा था। मैंने संध्या को इस हाल में देखा तो मन उदास हो गया। वो कितनी लाचार थी। बीमारी और समय के सामने आदमी लाचार ही होता है, कुछ कर नहीं पाता। मैंने मन ही मन संध्या के लिए प्रार्थना की। किससे की ये नहीं मालूम। ऐसी जगहों पर आकर भगवान पर ध्यान जाता भी है और किसी के शुभ के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेने में अपना कुछ नहीं जाता, सिवा प्रार्थना के कुछ शब्दों के। हम आईसीयू से हटकर फिर बरामदे में आ गए। वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। बरामदे बैठने के लिए बनाए भी नहीं गए थे। संध्या या डॉक्टर की बहन नीचे चादर बिछाए बैठी थी। डॉक्टर के कुछ दोस्त एक गुच्छे में खड़े थे। अभी तो बाद में एक ऑपरेशन और होगा, संध्या के डॉक्टर पति ने बताया। तब छोटी आंत को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। खैर, पहले वो स्टेबलाइज करे, फिर रिकवरी का सवाल है। इसमें ही करीब 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं उसे अमेरिका ले जाऊँगा। ये भी ठीक रहेगा। इसके बाद हम
इधर उधर की बातें करने लगे। मैं संध्या की संगीन हालात से उनका ध्यान भी हटाना चाहता था। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता था, और डॉक्टर के सामने यूं खामोश खड़े रहना अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं ये जताते हुए कि अस्पताल वालों से छुपकर मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर लू चल रही थी। नीचे धरातल पर कुछ लोग आ जा रहे थे। वे ऊपर से बहुत लाचार और बेचारे लग रहे थे, और मेरे मन से सबके शुभ के लिए सद्भावना की नदियाँ फूट रही थी। ऐसे में तुम सोचो, लगता है मनुष्य ने मनुष्य के साथ तो सघन और उद्दान संबंध बना लिए हैं, पर ईश्वर के साथ वो ऐसा नहीं कर पाया। मनुष्य अपने ईश्वर के सुख दुख में शामिल नहीं हो सकता। ईश्वर से उसका संबंध सिर्फ दाता और पाता का है। वो देता है और मनुष्य पाता है। कितना एक तरफा रिश्ता है। और फिर अगर तुम ये भी मान लो कि ईश्वर ही मनुष्य को बनाता है, तो ईश्वर की क्षमता पर विश्वास घटने लगता है। सृष्टि के आदि से वो मनुष्य को बनाता आ रहा है, परंतु असंख्य प्राणियों को बनाने के बावजूद वो आज तक एक सहज, संपूर्ण और मुकम्मल मनुष्य नहीं बना पाया। कुछ कमी कहीं तो ईश्वर की व्यवस्था में भी है। हो सकता है कि उनका आदि कलाकार कुंभकार उन्हें मिट्टी सप्लाई करने में कुछ घपला कर रहा हो। इस रहस्य का पता कौन लगाएगा? रहस्य ही रहस्य को जन्म देता है। शायद इसीलिए मनुष्य ने ईश्वर को रहस्य ही रहने दिया। जो सत्ता या शक्ति विश्वास के निकष पर खरी न उतरे, उसे रहस्य बना देना ही बेहतर है। और किया भी क्या जा सकता है? लू के एक थपेड़े ने मेरा मुंह झुलसा दिया। डॉक्टर अपने चिंताग्रस्त शुभ चिंतकों के गुच्छे में खड़े थे, और सबके चेहरे कुछ ज़्यादा सतर्क थे। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। आईसीयू में डॉक्टर और नर्सों की आम दरफ्त से लग रहा था कि कोई कठिन परिस्थिति सामने है। कुछ देर बाद पता चला कि नीडल कुछ ढीली हो गई थी। उसे ठीक कर दिया गया है और ब्लड प्रेशर ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है। सबने राहत की सांस ली। मौत से लड़ना कोई मामूली काम नहीं है। ईश्वर ने तो मौत पैदा की ही है, पर मौत तो मनुष्य भी पैदा करता है। एक तरफ जीवन के लिए लड़ता है और दूसरी तरफ मौत भी बांटता है। ये द्वंद्व ही तो जीवन है। ये द्वंद्व और द्वैत ही जीवित रहने की शर्त है, और अद्वैत या समानता तक पहुंचने का साधन और आदर्श भी। आध्यात्मिक अद्वैत जब भौतिकता की सतह पर आता है और मनुष्य के प्रश्न सुलझाता है, तभी तो वो संवेद समानता का दर्शन कहलाता है। सिगरेट से मुंह कड़वा हो गया था। लू वैसे ही थपेड़े मार रही थी। सीमेंट के प्लस्तर का दहकता चिलचिलाता तालाब सामने फैला था। कोई एक आदमी जलते नंगे पैरों से उसे पार कर रहा था। मैंने पलटते हुए लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर मेरा आशय समझ गए थे, लेकिन तभी राजनीतिज्ञ से उनके कोई दोस्त आ गए। शुरू की पूछताछ के बाद वे लगभग भाषण सा देने लगे। अब तो अग्नि मिसाइल के बाद भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली तीसरा देश हो गया है, और आने वाले 10 वर्षों में हमें अब कोई भी शक्ति महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती है। इंग्लैंड और फ्रांस की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा बड़ा है आज भारत का मध्यम वर्ग। अपनी संपन्नता में भारतीय मध्यम वर्ग जैसी शक्ति और संपन्नता उन देशों के मध्यम वर्ग के पास भी नहीं है। तभी एक चिंताग्रस्त नर्स तेजी से गुजर गई और सन्नाटा छा गया। चिंता के भारी क्षण जब कुछ हल्के हुए तो मैंने फिर लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर साहब समझ गए, आपको 2.5-3 घंटे हो गए हैं। क्या क्या काम छोड़ कर के आए होंगे। और वे लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट आई, पर वो ऊपर जा रही थी। डॉक्टर साहब को मेरी खातिर रुकना ना पड़े, इसीलिए मैं लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट 8 पर पहुंचा। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, पर एक स्ट्रेचर था और 2-3 लोग। स्ट्रेचर भीतर आया, उसी के साथ लोग भी। स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा वही बच्चा पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। वो ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। उसके गालों और गर्दन के रेशमी रोए पसीने से भीगे हुए थे। माथे पर बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। उसका बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए था। ग्लूकोज की नली की सुई उसकी थकी और दूध भरी बाहों की थमनी में लगी हुई थी। उसका बाप लगातार उसे देख रहा था। वो शायद पसीने से माथे पर चिपके उसके बालों को हटाना चाहता था, इसीलिए उसने दूसरा हाथ ऊपर किया, पर उस हाथ में बच्चे की चप्पलें उसकी उंगलियों में उलझी हुई थी। वो छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें। मैंने बच्चे को देखा, फिर उसके निरीह बाप को। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, इसको आखिर क्या हुआ है, ये इस तरीके से क्यों? इसकी टांग काटी गई है।
वार्ड बॉय ने बाप की मुश्किल हल कर दी। ओ, कुछ हो गया था? मैंने जैसे उसके बाप से ही पूछा। वे मुझे देख कर के चुप रह गए। उसके होठ कुछ बुदबुदाकर थम गए, लेकिन वो भी चुप नहीं रह सका। एक पल बाद ही बोला, जांघ की हड्डी टूट गई थी। चोट लगी थी? नहीं, सड़क पार कर रहा था, एक गाड़ी ने मार दिया। वो बोला और मेरी तरफ से ऐसे देखा कि जैसे वो गाड़ी मेरी ही थी। फिर वो वितराग होकर अपने बेटे को देखने लगा। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पर था। लिफ्ट में आने वाले कई लोग थे। वे सब स्ट्रेचर निकाले जाने के इंतज़ार में बेसब्री से रुके हुए थे। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला तो बच्चा बोरे की तरह हिल उठा। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, धीरे से, ये तो बेहोश है, इसे क्या पता। स्ट्रेचर को बाहर पुश करते हुए वार्ड बॉय ने कहा। उस बच्चे का बाप खुले दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकला तो एक नर्स ने उसके हाथ की ग्लूकोज की बोतल पकड़ ली। लिफ्ट के बाहर पहुंचते ही उसके बाप ने उसकी दोनों नीली हवाई चप्पलें वही कोने में फेंक दी। फिर कुछ सोचकर कि शायद उसका बेटा होश में आते ही चप्पलें मांगेगा, उसने पहले एक चप्पल उठाई, फिर दूसरी भी उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे पीछे वार्ड की तरफ जाने लगा। मुझे नहीं मालूम, जब उसका बेटा होश में आएगा तो क्या मांगेगा? चप्पल मांगेगा या चप्पलों के लिए अपने पैर मांगेगा? बेसब्री से इंतज़ार करते हुए लोग लिफ्ट में आ गए थे। लिफ्टमैन ने बटन दबाया, दरवाज़ा बंद हुआ। वो लोहे का बंद कमरा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा।